नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ, अब ये गॉस लॉ जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समझ में आ गया तो बहुत आसान भी है और कुछ नहीं है इसमें। देखिए, तो गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स यदि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, यदि किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स यदि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस फ्लक्स की जो टोटल वैल्यू होती है वो होती है Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां में हम लिखेंगे डेफिनेशन इसका, फ्लक्स क्रॉसिंग या पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड एरिया, थ्रू एनी क्लोज्ड एरिया या एनी क्लोज्ड सरफेस is equal to total enclosed charge by the surface, total enclosed charge by the closed surface divided by एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको समझिए, इस गॉस लॉ को ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास एक कोई भी क्लोज सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर कुछ चार्जेस हैं, इस क्लोज सरफेस की वजह से के अंदर कुछ चार्जेस हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे एक चार्ज Q2 है और यहाँ पे चार्ज Q3 के बराबर है। तो इन चार्जेस की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है यहाँ से निकलेंगी और ये जो सरफेस है इस सरफेस से पास होने वाली हैं। तो फील्ड लाइंस जो है वो यहाँ से निकलेंगी, हर जगह से इस सरफेस से निकलने वाली हैं फील्ड लाइंस, निकलेंगी, सही बात। और फील्ड लाइंस यदि निकल रही हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ फ्लक्स भी पास होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस पूरी सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स पास होता है, देखिए यहाँ पे कोई छोटा सा एरिया होगा, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो E डॉट डी एस, वहां से थोड़ा सा फ्लक्स पास होगा। ऐसे यहां से छोटा सा फ्लक्स E डॉट डी एस पास होगा, यहां से छोटा सा फ्लक्स E डॉट डी एस पास होगा, यहां से छोटा सा फ्लक्स E डॉट डी एस पास होगा, यहां से छोटा सा फ्लक्स E डॉट डी एस पास होगा। ऐसे ही उन सारे फ्लक्स का यदि हम समेशन कर देते हैं तो हमें मिलता है इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस, इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस। और क्योंकि हम क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक सिंबल लगाया जाता है इस तरीके से, ये बस एक इंटीग्रेशन है। इस सिंबल का मतलब ये है कि ये इंटीग्रेशन एक क्लोज्ड सरफेस के लिए किया गया है, इस पूरी एरिया के लिए किया गया है जो कि क्लोज्ड है, इज इक्वल टू इसके अंदर टोटल इनक्लोज्ड चार्ज कितना है, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कितना चार्ज इस सरफेस ने इनक्लोज किया हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो Q एनक्लोज्ड में यहां पे लिख देता हूं डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और यदि हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें तो यहां पे बात करें तो टोटल फ्लक्स जो है, टोटल फ्लक्स E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q इनसाइड कितना है, इसके अंदर तीन चार्जेस हैं तो एक Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ध्यान ये रखें कि जब भी हम इनक्लोज चार्जेस की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम चार्जेस के एल्जेब्रिक वैल्यू पे बात कर रहे हैं। यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसको प्लस Q1 लिखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो इसको Q1 प्लस माइनस Q2 लिखा जाता, यानी चार्जेस को साइन के साथ रखना आवश्यक है। और ये इंटीग्रल E डॉट डी एस जो है ये टोटल फ्लक्स है, ये क्या है आपके पास टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, थ्रू क्लोज्ड सरफेस। ठीक, अब एक और जो इंपॉर्टेंट बात है इस गॉस लॉ के बारे में आपको बतानी ये है कि आपके पास जो ये एक्सप्रेशन है इंटीग्रल E डॉट डी एस, इन एक्सप्रेशन इंटीग्रल E डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड is the value, E vector is the value of net electric field at that place। जिस जगह पर हम फ्लक्स निकाल रहे हैं उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये नेट वैल्यू है। अब नेट वैल्यू सर ये तो पता था ऑलरेडी, नहीं, अब हो सकता है उस सरफेस के अंदर कुछ चार्जेस हों और उस सरफेस के बाहर चार्जेस हों। मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास ये सरफेस है, क्लोज सरफेस, यहाँ पे कुछ चार्जेस रखे हैं Q1 Q2, कुछ चार्जेस बाहर भी हैं। तो हम
इस पॉइंट पर मान लीजिए फ्लक्स देखना चाह रहे हैं, तो हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी लेना है, इसकी वजह से भी लेना है, और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां पर कंसीडर करना है। तो यहां पे मैं लिखा है ई वेक्टर इज द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट प्लेस ड्यू टू चार्ज इनसाइड द सरफेस, चार्ज इनसाइड एंड आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस। तो यहां पे ध्यान रखना है आपको कि जब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले चार्जेस की वजह से भी है और बाहर वाले चार्जेस की वजह से भी है। दूसरा यहां पे है इन एक्सप्रेशन Q enclosed बाय एप्सिलॉन नॉट, जो राइट हैंड साइड में लिखा है Q enclosed बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां पे हमें लिखना है कि Q enclosed इज algebraic sum of charges inside the surface, जो सरफेस के अंदर जो चार्जेस हैं, सरफेस ने जिन चार्जेस को घेरा हुआ है उन चार्जेस का एल्जेब्रिक सम है Q enclosed के बराबर। अब इस लॉ को हम एक सिंपल एग्जांपल से प्रूव भी कर सकते हैं कि बात यार ये सही है कि नहीं। तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं और इसको डेरिवेशन भी कह सकते हैं कि डेरिवेशन है ये कि गॉस लॉ जो है ये साथ सही बात कर रहा है कि नहीं, टोटल जो फ्लक्स है क्लोज सरफेस की वजह से वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है कि नहीं। तो एक स्फीयर आप लीजिए, आप एक चार्ज मान लीजिए, एक चार्ज है पॉइंट चार्ज और जिसके ऊपर चार्ज है प्लस Q। इसकी वजह से हमें देखना है कि इसकी हेल्प से हमें गॉस लॉ को बेसिकली प्रूव करना है कि यार ये सही बात है या नहीं। तो आप क्या करिए, एक इमेजिनरी स्फीयर अज्यूम करिए, इस चार्ज पार्टिकल को सेंटर पर रखते हुए आप एक स्फीयर अज्यूम करिए। ये हमने एक इमेजिनरी स्फीयर अज्यूम किया है जिसका रेडियस जो है r है, जिसके सेंटर पर है हमारा चार्ज। तो यहां पे हम लिखेंगे भी हमने क्या किया है, वी assumed an imaginary sphere whose center coinciding with position of charge, कि चार्ज की पोजीशन और जो सेंटर है वो एक ही पॉइंट है, एंड रेडियस r है इस इमेजिनरी सरफेस की। अब इस सरफेस का एक नाम होता है, इस इमेजिनरी सरफेस का नाम है, उसको हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। इसको गॉसियन सरफेस कहा जाता है। क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस। अब आप देखिए बेटा, इस पॉइंट पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, KQ/r²। तो यदि मैं इस पॉइंट पर देखना चाहूँ, इस छोटे से पार्ट पर देखना चाहता हूँ, इस छोटे से पार्ट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है और डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होने वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ/r² के बराबर होगा। ऐसे ही मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस तरह, और मैग्नीट्यूड होगा KQ/r²। ऐसे ही हम कितने भी छोटे छोटे एरियाज की बात करें, यदि हम इसकी बात करें, 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 इसकी करें, चाहे इसकी करें, इसकी करें, चाहे इसकी करें, इसकी करें, चाहे इसकी करें, सारे पॉइंट्स जो हैं सरफेस का हर एक छोटा सा पार्ट जो है वो इस चार्ज से r डिस्टेंस पर है। यही स्फीयर का डेफिनेशन होता है कि सारा जो सरफेस में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेंटर से r डिस्टेंस दूर हैं। तो हर एक जगह क्या होगा, KQ/r² जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलने वाला है। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा KQ/r², 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 हर जगह KQ/r² इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अब हम ये भी जानते हैं कि एरिया वेक्टर जो है किसी क्लोज्ड शेप का, क्लोज्ड सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा एक तो नॉर्मल रहेगा और अवे फ्रॉम द शेप होता है। तो इस छोटे से पार्ट की यदि बात करूं, इसका एरिया यदि ds के बराबर है तो इसका ds वेक्टर जो है
वो अवे होगा, अंदर की तरफ नहीं होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। इसके परपेंडिकुलर होगा ds वेक्टर अवे फ्रॉम द शेप। ऐसे ही इस छोटे से पार्ट का यदि हम ds वेक्टर देखना चाहें, एरिया वेक्टर देखना चाहें, तो ये होगा ds वेक्टर बाहर की तरफ, इसका जो ds वेक्टर है बाहर की तरफ, ds वेक्टर बाहर की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। तो यहां पे हम लिखेंगे बिकॉज एज वी कैन सी, at every point electric field vector is parallel to small area vector ds वेक्टर। तो यदि हम बात करें टोटल फ्लक्स की, hence टोटल फ्लक्स थ्रू स्फीयर, तो हम करेंगे ई डी एस कॉस जीरो। ई डी एस कॉस जीरो एक जगह से फ्लक्स की वैल्यू है, ई डी एस कॉस जीरो। और यदि हम इंटीग्रेट कर देते हैं इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, तो हमें टोटल फ्लक्स जो है मिल जाने वाला है। तब इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा, ई की वैल्यू कितनी है बेटा, KQ/R², और ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो ई को मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लूंगा, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, और ds का इंटीग्रेशन हमें करना है, ds का इंटीग्रेशन यानी कि छोटे छोटे पार्ट का जो एरिया है वो एरिया का समेशन ऑल ओवर द सरफेस। यदि हम बात करें इस पूरे एरिया की वैल्यू कितनी है, यानी सरफेस एरिया पूरे स्फीयर का कितना है, 4πr² के बराबर। तो इस कैलकुलेशन को मैं अगले पेज पर ले जाता हूं, तो आपको मिलेगा KQ/R² इंटू टोटल एरिया 4πr²। ये है आपका टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू दैट इमेजिनरी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू दिस। अब r² से जो है r² चला गया, k को मैं लिख सकता हूं 1/4πε0, 4πε0 यहां पे लिख भी देंगे, बिकॉज k इज इक्वल टू 1/4πε0। तो 1/4πε0 इंटू q इंटू 4π से 4π गया, आपके पास रिजल्ट मिलता है Q/ε0, और ये है आपके पास टोटल फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस। तो यही बात जो है गॉस ने बताई थी कि जो टोटल फ्लक्स है किसी एक क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स की वैल्यू है वो उसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय ε0 के बराबर होती है। यहाँ पे हम पहले पढ़ लेते हैं चार्ज डेंसिटी के बारे में, उसके बाद दूसरे सवाल पे जाएंगे, चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे पहला जो है फॉर 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, फॉर 1D ऑब्जेक्ट्स। 1D ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका एक ही डायमेंशन जो है वो मेजर आप कर सकते हैं, बाकी जो डायमेंशन है वो बहुत स्मॉल होती हैं। जैसे एक वायर की बात करूं, एक बहुत ही थिन वायर है, एक थ्रेड है, तो थ्रेड में आप देख सकते हैं कि थ्रेड की जो लेंथ है वो आप मेजर करते हैं, बाकी जो उसकी डायमेंशंस हैं, विड्थ और हाइट या उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, वो बहुत छोटा, बहुत स्मॉल है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। तो हम कहते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को 1D ऑब्जेक्ट्स। तो यहां पे हम लिखते हैं फॉर 1D ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स like thin wire है या थ्रेड है कोई, उन ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी इसको कहा जाता है। चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू है वो होती है चार्ज ऑन दैट बॉडी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दैट बॉडी। तो चार्ज डेंसिटी जो है उसको कहते हैं चार्ज अपॉन लेंथ। ये एवरेज चार्ज डेंसिटी आपको मिल जाती है। एवरेज लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है आपको मिलती है, लीनियर उसमें वर्ड आ जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, और उसको सिंबल दिया जाता है लैम्डा। इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट से आप समझ जाते हैं कि कूलम पर मीटर है, पर मीटर आपको दिया गया है चार्ज की वैल्यू, तो इसका मतलब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ये 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन होती है। कोई रॉड हो पतली, कोई धागा हो, कोई वायर हो, तो
तो उनके लिए ये डेंसिटी जो है इस्तेमाल की जाती है। अब बात करते हैं 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए। सेकेंड जो पार्ट है आपका फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स। तो 2D ऑब्जेक्ट्स जैसे हमारे पास एक प्लेन शीट है, एल्यूमिनियम फॉइल है, उसमें क्या है 2 डायमेंशन जो है आप मेजर कर सकते हैं अच्छे से, एक उसका लेंथ और एक उसका विड्थ। उसकी जो हाइट है, उसकी जो थिकनेस है वो अभी भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो फॉर ऑब्जेक्ट्स 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल है हमारे पास प्लेन शीट एल्यूमिनियम फॉइल। आप जानते हैं एल्यूमिनियम फॉइल कितना पतला होता है। तो उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी उसको कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका सिंबल होता है सिग्मा और इसकी वैल्यू होती है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, चार्ज ऑन दैट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और इसका जो यूनिट है वो यूनिट होता है आपका कूलम पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर हम इसको मेजर करते हैं, चार्ज पर यूनिट स्क्वायर, चार्ज पर मीटर स्क्वायर, उसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब आते हैं जनरल ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। थर्ड 3D ऑब्जेक्ट्स। फॉर 3D ऑब्जेक्ट्स, 3D ऑब्जेक्ट्स एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास है कोई स्फीयर, सॉलिड स्फीयर की बात करें, सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं, जिसमें पूरे वॉल्यूम में जो है मटेरियल फैला हुआ है। यदि चार्ज किसी सिस्टम में पूरे वॉल्यूम में फैला है तो उसको 3D ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। तो एक सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, क्यूब हो सकता है, सॉलिड क्यूबॉइड, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो 3 डायमेंशन में है। तो हम इसके लिए डिफाइन करते हैं चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टर्म डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसका सिंबल है सिग्मा। रो इसका सिंबल है, नॉट सिग्मा, इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। चार्ज अपॉन वॉल्यूम उसको लिखा जाता है, डिफाइन किया जाता है एवरेज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, और इसकी यूनिट जो है, यूनिट होती है इसकी कूलम पर मीटर क्यूब। कूलम पर मीटर क्यूब इसका यूनिट होता है।